सभी भाइयों को नमस्कार। सेल्स टैक्स एक्ट में या वैट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यदि सप्लायर द्वारा गुड्स या सर्विस की सप्लाई परिवार के किसी सदस्य अर्थात पुत्र पुत्री या पति पत्नी को कर दी जाती है तब गुड्स या सर्विस की वैल्यू क्या होगी। इसके अतिरिक्त यदि गुड्स या सर्विस की सप्लाई माता पिता भाई बहन को की जाती है तथा वे माता पिता या भाई बहन उस सप्लायर पर ही निर्भर हैं तब उस गुड्स या सर्विस की सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, ताकि टैक्स के दायित्व का निर्धारण किया जा सके। जीएसटी एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान पहली बार ही प्रकाश में आए हैं। अतः जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वर्तमान में यह एक ज्वलंत समस्या है। इस स्थिति को समझने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, जिसे मैं आप सभी के विचार हेतु रख रहा हूं। आशा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इसे लाइक एवं शेयर भी अवश्य कर दें, ताकि आपके लाइक या शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तथा यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है या आपका कोई सुझाव हो तो उस गलती या सुझाव से हमें 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत करा दें। अब हम रिलेटेड पर्सन या मेंबर ऑफ सेम फैमिली या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई की स्थिति में उस सप्लाई की वैल्यूएशन क्या होगी, इस संबंध में विचार करेंगे। गुड्स या सर्विस की सप्लाई के मूल्य का निर्धारण उस सप्लाई की पर टैक्स वैल्यू की गणना करने के मूल तक जाता है। गुड्स या सर्विस की सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू उस गुड्स या सर्विस की वास्तविक लेन देन के मूल्य अर्थात ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होता है, अर्थात वह कीमत जो वास्तव में भुगतान की जाए, बशर्ते कि सप्लायर या रिसिपेंट आपस में फैमिली मेंबर या रिलेटेड पर्सन नहीं हैं तथा उनके मध्य कीमत ही एकमात्र कंसिडरेशन है। गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई के मूल्य का निर्धारण उस पर निर्भर करता है कि वह सप्लाई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को की गई है या नहीं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यह एक नया एवं महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अतः यह तय करना अत्यंत आवश्यक है कि रिलेटेड पर्सन कौन है या डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है या मेंबर ऑफ सेम फैमिली कौन है एवं इन व्यक्तियों को सप्लाई की गई गुड्स या सर्विस के मूल्य का निर्धारण करने का क्या तरीका है। अब हम रिलेटेड पर्सन के बारे में विचार करेंगे। इस संबंध में हम यह देखेंगे कि सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 15 अर्थात धारा 15 की उपधारा 5 के अंतर्गत रिलेटेड पर्सन को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। धारा 15(5) के अंतर्गत एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन के क्लॉज ए सब क्लॉज 8 के अनुसार मेंबर ऑफ सेम फैमिली को भी रिलेटेड पर्सन ही कहा गया है। अब यहाँ यह देखना आवश्यक हो जाता है कि किन व्यक्तियों को मेंबर ऑफ सेम फैमिली कहा गया है। धारा 2 सब क्लॉज 49 के फैमिली में निम्न लोगों को शामिल किया गया है। नंबर 1, किसी व्यक्ति की स्पाउस या चिल्ड्रन। नंबर 2, किसी व्यक्ति के माता पिता दादा दादी भाई बहन यदि वे उस व्यक्ति पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। इसी एक्सप्लेनेशन की क्लॉज बी के अनुसार लीगल पर्सन को भी इस क्लॉज में शामिल किया गया है। लीगल पर्सन को सेक्शन 284 में डिफाइन किया गया है। यहाँ शब्द पर्सन में 14 प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। कृपया इसका अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति के स्पाउस या चिल्ड्रन उसके परिवार के सदस्य होंगे तथा माता पिता दादा दादी भाई बहन उसके परिवार के सदस्य तभी माने जाएंगे जब वे उस व्यक्ति पर पूरी तरीके से निर्भर हों। उपरोक्त के अतिरिक्त शब्द पर्सन में शामिल 14 प्रकार के व्यक्तियों में HUF,
फर्म, LLP, ETC को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ वे व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, चाहे वे एकमात्र एजेंट या एकमात्र सोल डिस्ट्रीब्यूटर हों, उनको भी रिलेटेड पर्सन में शामिल किया गया है। अब हम डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में अध्ययन करेंगे। GST एक्ट की धारा 25(2) में कहा गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले व्यक्ति को किसी एक राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश में एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा तथा GST एक्ट की धारा 25(4) एवं 25(5) में डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 25(4) के अनुसार एक व्यक्ति जिसने एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हो या जिसे एक से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता हो, तब इस अधिनियम के प्रोविजन के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के संबंध में अलग अलग व्यक्ति ही माना जाएगा। इसके अलावा इस एक्ट की धारा 25(5) के अनुसार एक व्यक्ति जिसने किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है तथा उसकी किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को अलग अलग व्यक्तियों के एस्टेब्लिशमेंट अर्थात डिस्टिंक्ट पर्सन के एस्टेब्लिशमेंट के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार रिलेटेड पर्सन तथा डिस्टिंक्ट पर्सन की परिभाषा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां सप्लायर और रिसिपेंट के मध्य कोई पर्सनल रिलेशन होगा, तब उनके मध्य सप्लाई का भिन्न मूल्य हो सकता है। इसके अलावा अनुमान के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उनके मध्य गिफ्ट भी हो सकती है, अर्थात बिना किसी कंसिडरेशन के माल की सप्लाई, अर्थात रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के मध्य राजस्व का हित बाधित हो सकता है। इस प्रकार के संव्यवहार शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब हम इस संबंध में विचार करेंगे कि GST एक्ट के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जब रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स या सर्विस की सप्लाई की जाती है, तब ऐसे मामले में गुड्स या सर्विस की कीमत क्या होगी। इस उद्देश्य के लिए अब हम इस तरह की सप्लाई के मूल्य को निर्धारित करने के GST एक्ट एंड रूल्स के प्रावधानों पर विचार करेंगे। धारा 15(1) में वर्णन किया गया है कि जहां गुड्स या सर्विस की सप्लाई या रिसिपेंट आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है तथा ऐसी सप्लाई की कीमत ही एकमात्र कंसिडरेशन है, तब गुड्स या सर्विस का सप्लाई मूल्य उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होगा जो गुड्स या सर्विस की उस सप्लाई के लिए वास्तव में भुगतान किया गया हो। इस प्रकार ट्रांजैक्शन वैल्यू निर्धारित करने के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है, नंबर 1, क्या सप्लायर और रिसिपेंट आपस में रिलेटेड पर्सन हैं। नंबर 2, क्या ऐसी सप्लाई के मूल्य का भुगतान ही एकमात्र कंसिडरेशन है, अर्थात यदि सप्लायर तथा रिसिपेंट आपस में रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, तब गुड्स या सर्विस की सप्लाई का मूल्य GST रूल्स के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। धारा 15(2) में वर्णन किया गया है कि किसी सप्लाई का मूल्य निर्धारित करते समय किस खर्चे को शामिल किया जाएगा। धारा 15(3) में यह भी वर्णन किया गया है कि किसी सप्लाई का मूल्य पर यदि कोई डिस्काउंट दिया गया है, तब वह किस परिस्थिति में सप्लाई के मूल्य से नहीं घटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 15(4) में वर्णन किया गया है कि यदि किसी गुड्स या सर्विस का मूल्य धारा 15(1) के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसे GST रूल्स के अंतर्गत दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा। यह विधि रूल 27 से 31 तक दी गई है। वैल्यूएशन का रूल 28 रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई के मूल्य के निर्धारण के संबंध में है। इस नियम के अनुसार
गुड्स या सर्विस की सप्लाई का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा। नंबर ए, ऐसी सप्लाई का ओपन मार्केट मूल्य। नंबर बी, यदि ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो उसके समान तरह की तथा समान क्वालिटी की गुड्स या सर्विस की सप्लाई के मूल्य के बराबर ही मूल्य निर्धारित किया जाएगा। नंबर सी, यदि क्लॉज ए या क्लॉज बी के अनुसार वैल्यू निर्धारित नहीं की जा सकती हो तो नियम 30 या नियम 31 के क्रमानुसार लागू करने पर जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा उसके अनुसार ही माना जाएगा। रूल 30 कहता है कि ऐसी स्थिति में मूल्य ऐसे सामानों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के 110% के बराबर होगा। अब नियम 31 यह कहता है कि मूल्य का निर्धारण उचित संसाधनों का उपयोग करके किया जाएगा, परंतु उचित संसाधनों का उपयोग धारा 15 के अनुसार ही किया जाएगा। अब यहाँ यह भी स्थिति हो सकती है कि उस गुड्स या सर्विस को फर्दर सप्लाई के इरादे से लिया गया हो, तब ऐसी स्थिति में सप्लाई का मूल्य सप्लायर के विकल्प पर उस वस्तु के 90% के बराबर होगा जो उस माल के रिसिपेंट द्वारा उसके समान तरह की तथा समान क्वालिटी की गुड्स या सर्विस की सप्लाई का मूल्य अपने ग्राहकों से वसूल किया जाता है यदि ग्राहक रिलेटेड पर्सन नहीं है। अब इस स्थिति पर विचार करेंगे कि जहाँ पे सप्लाई का मूल्य मनी का कंसिडरेशन नहीं है तब गुड्स या सर्विस की सप्लाई वैल्यू क्या होगी। यदि गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते समय कंसिडरेशन पूर्ण रूप से धन नहीं है तब ऐसी स्थिति में गुड्स या सर्विस की वैल्यू रूल 27 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। रूल 27 की क्लॉज ए के अनुसार ऐसी सप्लाई का ओपन मार्केट वैल्यू ही निर्धारित होगा। यदि क्लॉज ए के अनुसार ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध न हो तो गुड्स या सर्विस की कीमत इस प्रकार निर्धारित की जाएगी। धन के रूप में कंसिडरेशन की कुल रकम और धन की ऐसी रकम जो कंसिडरेशन के समतुल्य हो। यदि क्लॉज ए या क्लॉज बी के अंतर्गत सप्लाई का मूल्य निर्धारित नहीं होता है तो उसी काइंड और उसी क्वालिटी वाली गुड्स या सर्विस की कीमत के मूल्य के बराबर होगा। अब माना क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंतर्गत सप्लाई का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब वह धन के रूप में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी फर्दर रकम होगी जो नियम 30 व नियम 31 को क्रमानुसार लागू करने पर ऐसे कंसिडरेशन के समतुल्य हो। धारा 29 के अनुसार जहां गुड्स या सर्विस की सप्लाई एजेंट तथा प्रिंसिपल के मध्य की जाती है तब सप्लाई का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा। क्लॉज ए, ऐसी सप्लाई का ओपन मार्केट वैल्यू या सप्लायर के ऑप्शन पर उस मूल्य के 90% के बराबर होगी जो मूल्य उस रिसिपेंट द्वारा उसके समान काइंड और समान क्वालिटी की गुड्स या सर्विस के मूल्य की सप्लाई का मूल्य अपने ग्राहकों से वसूला जाता है यदि वह ग्राहक रिलेटेड पर्सन नहीं है तथा जहां एजेंट द्वारा माल की फर्दर सप्लाई की जाती है। उदाहरण के लिए जहां एक प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को मूंगफली की सप्लाई करता है और एजेंट द्वारा सप्लाई के दिन उसी समान काइंड और समान क्वालिटी की मूंगफली सब्सिक्वेंट सप्लाई 5,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर की जाती है तथा दूसरा कोई स्वतंत्र सप्लायर उसी के समान क्वालिटी तथा समान क्वांटिटी की मूंगफली उसी एजेंट को 4,500 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर सप्लाई कर रहा है। यहाँ प्रिंसिपल द्वारा की गई सप्लाई का मूल्य 4,500 रुपये प्रति क्विंटल या जहाँ सप्लायर के विकल्प चुनता है वहाँ एजेंट द्वारा सब्सिक्वेंट सप्लाई ₹5,000 रुपये प्रति क्विंटल का 90% अर्थात 4,500 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
जहां सप्लाई की कीमत क्लॉज ए के अनुसार निर्धारित नहीं की जा सकती है, वहां नियम 30 या एवं नियम 31 को क्रमानुसार लागू करने पर मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। रूल 33 के अनुसार निम्न स्थिति में सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में रिसिपेंट के एजेंट के रूप में सप्लायर द्वारा किए गए खर्चों को सप्लाई के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर फर्स्ट, यदि सप्लायर रिसिपेंट के प्योर एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा वह ऐसे रिसिपेंट की तरफ से किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करता है। रूल 33 में प्योर एजेंट के बारे में बताया गया है कि प्योर एजेंट कौन होता है। कृपया रूल 33 के एक्सप्लेनेशन देखने का कष्ट करें। जहां सप्लाई के मूल्य में इंटीग्रेटेड टैक्स या जैसी भी स्थिति हो, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स शामिल हो, वहाँ टैक्स के निर्धारण के लिए फार्मूला दिया गया है जो इस वीडियो में दिया गया है। कृपया उस फार्मूले को